नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अजीत। माफिया खान मुबारक के वायरल हुए वीडियो को लेकर अब इस वीडियो पर जेलर केपी त्रिपाठी के बयान पर सवाल उठ रहे हैं। जेलर का यह दावा है कि खान मुबारक का जेल में कोई भी धमकी भरा वीडियो शूट नहीं हुआ। ये वीडियो 6 महीने पहले खान ने अपने घर शूट किया था, जबकि वीडियो के बैकग्राउंड में नजर आ रहा शहीद अशफाक उल्लाह कक्ष मंडल कारागार में ही है। तो ये बेहद जरूरी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वीडियो में, आपको दिखाएंगे हम वो वीडियो जिसमें पीछे का बैकग्राउंड नजर आ रहा है, जो ये पुष्टि करता है कि ये जेल के अंदर ही शूट हुआ। आप देख रहे हैं, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। धमकी भरा वीडियो शूट यही हुआ था। ये इस बात से पता चलता है कि वीडियो के बैकग्राउंड में नजर आ रहा शहीद अशफाक उल्लाह कक्ष ये मंडल कारागार में ही है। लेकिन जेलर का ये बयान आया है जिसमें केपी त्रिपाठी जेलर ने ये कहा है कि ये खान मुबारक का वीडियो जेल में शूट नहीं हुआ। मनमीत गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ है। मनमीत, आखिर कैसे जेलर ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो शूट नहीं हुआ जेल में, जबकि जो सबूत हैं, बैकग्राउंड है, वो दे रहा है सबूत सीधे सीधे? अजीत, देखिए, ये जब जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जब हमने इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब हम लोग ने काम करना शुरू किया, उसके बाद जेलर ने लगातार ये बात कहते रहे कि ये हम बाइट नहीं देंगे, हम इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब डीआईजी का ये बयान सामने आया, डीआईजी ने कहा कि जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है उसको देखते हुए इस पे जांच की जाएगी। उसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा और जेल प्रशासन की तरफ से जेलर केपी ने इस बारे में हमसे बात की। लेकिन बात जो की उसमें ये भूल गए कि जो वीडियो है उस वीडियो में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि शहीद अशफाक उल्लाह कक्ष जो उसी जेल में बना हुआ, उसके बाहर खड़े होके ये जो खान मुबारक है वो अपनी बात कह रहा है और धमकी भरी बात कह रहा है। इस बात को लेकर इनका जो जेलर है उनका साफ मना करना है, लेकिन ये सफेद झूठ माना जा रहा है क्योंकि जो कक्ष है वो जेल में मौजूद है और जेलर यहाँ पे साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। तो फैजाबाद जेल में बंद माफिया खान मुबारक ने अपनी जान को खतरा बताया है, ये है खबर। और जेल से भेजे अपने वीडियो संदेश में खान मुबारक ने कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उसकी हत्या की साजिश रच रहा है। दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो मेरी हत्या करवाना चाहते हैं और यहाँ के कुछ राजनीतिक लोग हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए। यहाँ के एक बाहुबली विधायक, उनका मेरा टेंडर को लेकर लफड़ा हुआ था, एक बार उनका टेंडर मैंने ले लिया था और उन्हीं के दबाव में यहाँ का जेल प्रशासन है। जेल प्रशासन को मैंने बताया भी था कि यहाँ पे तमाम मेरे विरोधी बंद हैं और उन्होंने जानबूझकर मेरे 4 विरोधियों को मेरी बगल वाली सेल में, मैं यहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटी सेल में हूँ, मेरे बगल वाली सेल में लाकर रख दिया है, जो मेरी कभी भी हत्या कर सकते हैं। और कचहरी में भी उनके आदमी देखे जा रहे हैं, सपा विधायक के। और साथ ही खान मुबारक ने धमकी भी दी है कि अगर उसे कुछ हुआ तो खाकी को इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे, नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ये सवाल आप पुलिस और मुंबई मीडिया से पूछिए, वो ज्यादा बेहतर जवाब देंगे। आप अपने विरोधियों के बारे में कोई मैसेज देना चाहते हैं? विरोधियों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक खान मुबारक के मारने से खान मुबारक का वजूद खत्म नहीं होगा। खान मुबारक एक ना खत्म होने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और जिस दिन खान मुबारक के ऊपर कोई हमला हुआ या कोई इस तरह की वारदात हुई, उस दिन खाकी और खादी कोई बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे साथ मनमीत गुप्ता हमारे संवाददाता हैं। मनमीत, जिस तरीके से ये धमकी दी है खान ने, सीधे सीधे पुलिस को और राजनेताओं को भी धमकी दी है, इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, किस तरह की बातें सामने आ रही हैं? और ये आखिर खान कैसे कह रहा है कि उसे मारने की साजिश दाऊद इब्राहिम रच रहा है? अजीत, देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जेल में बंद है, वो भी स्पेशल सेल में अगर वो बंद है तो वहां से ये वीडियो कैसे वायरल हुआ? और जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो है खासकर उसने खादी और खाकी दोनों को धमकी दी है और ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता है। दूसरा ये कि जब से ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से लगातार यहाँ पे प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। लोगों में एक भय भी है, जो व्यापारी समाज है उनके अंदर भय है और साथ में यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि निश्चित प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि एक अपराधी जो जेल में बंद है वहां से वो वीडियो बड़ा संदेश भेजता है और वो धमकी दे रहा है। दूसरी ओर यह है कि जिस तरीके से यहाँ की डीआईजी ने इस चीज को गंभीरता से लिया है, उस पे जो जांच बैठाने की बात की है, उसमें निश्चित कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आएगी कि अगर उसको कहीं किसी चीज से खतरा है
तो किस बात को लेकर खतरा है। हालांकि उसका एक लंबा आपराधिक इतिहास है, उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया, क्योंकि साथ में उसके खिलाफ उसको उस पर एनएससी भी लगाया गया है। इस तरीके से ये गंभीर अपराधी है और वो गंभीर अपराध यहाँ करता है और गंभीर अपराध के साथ वो यहाँ पे बंद है, उसके कई साथी भी उसके साथ यहाँ पे बंद है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये जो उठता है कि क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था ऐसी है जिसमें एक माफिया, एक बदमाश इस तरीके का धमकी भरा। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए मनमीत। तो आपको बताएं, फैजाबाद मंडल जेल में बंद अंबेडकर नगर के माफिया खान मुबारक पर अब एनएसए लगा दिया गया है। फैजाबाद जेल से खान मुबारक का वीडियो बाहर आने पर जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं डीआईजी फैजाबाद ने जांच की बात कही है। खान मुबारक के नेटवर्क के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है और बाहर घूम रहे साथियों की तलाश तेज कर दी गई है। कोई चीज मेरे तो संज्ञान में नहीं है, बाकी जिला कारागार प्रशासन के माध्यम से भी और जानकारी करा लेंगे और अगर कोई कार्रवाई की स्थिति होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई भी हो सकेगी। ऐसी भी कोई वजह नहीं है कि कोई कार्रवाई, कोई इलीगल काम और कार्रवाई ना हो। इसके कुछ साथी भी गिरफ्तार हुए हैं, कभी गिरफ्तार हुए थे 13 साथियों के साथ ही गिरफ्तार हुआ था। बाकी और जो इसके खिलाफ मुकदमे हैं उनमें कौन कौन से अभियुक्त हैं, कितने जेल में हैं और अभी कौन बाहर बचा है, इस सब के लिए भी पुलिस प्रशासन को सेंसिटाइज किया है मैंने कि उसको भी देख लें, उसकी भी पैरवी करें। जिनकी जहां जेल है तो जेल ही रहनी चाहिए। और अम्बेडकर नगर में कुख्यात माफिया खान मुबारक का वीडियो सामने आने के बाद अब पीड़ित बाजू खान के भाई का बयान आया है। बाजू के भाई अंसार अहमद का यह कहना है कि माफिया के खौफ के चलते उन्होंने पहले भी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं की और अब भी नहीं करेंगे। आपको बता दें, इस घटना के बाद बाजू खान ने खुद को घर में कैद कर लिया है और करीब 2 महीने पहले इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। तो कंप्लेन आप लोगों ने पुलिस ने किस कारण से नहीं की? अब सरदार साहब हम लोगों के दिल में था, इसकी वजह से नहीं किया। सामाजिक थे, आपस में बसपा में मिलते जुलते थे, इधर उधर आना जाना सब अपना नेतागिरी काम। और अब देखते हैं यादव सिंह मामला। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह मामले में यूपी सरकार यादव सिंह के इस मामले में हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश की कॉपी को पूरी तरह से समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने पर फैसला ली गई। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार इस मामले को लेकर सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार ने कानून के जानकार अफसरों की एक टीम बनाई है जो कोर्ट के फैसले का परीक्षण करेगी, जिसके बाद यूपी सरकार आगे की रणनीति पर फैसला लेगी। यादव सिंह मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद अब सीबीआई जांच को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार मंथन कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों में इस बात को लेकर के मंथन चल रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया पर क्या कुछ तय किया जाए। दरअसल न्याय विभाग में भी फैसला आने के तुरंत बाद एक बड़ी बैठक बुलाई गई अधिकारियों की और उसके बाद फैसले के शुरुआती जो तथ्य सामने आए हैं उनकी समीक्षा की गई। अब इंतजार है फैसले की वास्तविक कॉपी पहुंचने का, जिसके बाद जो है तमाम सरकार के अलग अलग स्तरों पर बैठक होगी। सरकार इस बात को लेकर के विचार करेगी और फैसले का परीक्षण भी कराया जाएगा। सरकारी सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सरकार पहले फैसले की कॉपी का परीक्षण करना चाहती है, उसके बाद अगर आवश्यक हुआ तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में अपील कर सकती है। आप शुरुआती दौर से अगर देखें इस पूरे मामले को तो नवंबर में जब यादव सिंह के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी तब से ही लगातार उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया इस पूरे मामले में लचर दिखाई पड़ा था। बार बार इस बात का भी प्रयास किया कि इस पूरे मामले को एसआईटी को सौंप दिया जाए, लेकिन याचिकाकर्ता लगातार सीबीआई जांच को लेकर अदालत में जमे रहे। अंततः आज अदालत का फैसला आया और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब देखना कि उत्तर प्रदेश सरकार आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला करती है। कानून जयप्रकाश साथ अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। तो यादव सिंह मामले की सीबीआई जांच कराने के लखनऊ बेंच के इस आदेश का आईआरआई ने स्वागत किया है। साथ ही आईआरआई ने यह मांग की है कि सीबीआई इस मामले की जांच एसआईटी की निगरानी में करे। आपको बता दें कि यादव की अकूत संपत्ति के मामले में आईआरआई ने ब्लैक मनी पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता में बनाई गई एसआईटी से
शिकायत भी की थी और IRI की रिक्वेस्ट पर जस्टिस MB शाह ने मामले की जांच की हामी भरी थी। हालांकि तभी CBDT के चेयरमैन की सलाह पर राज्य सरकार से SIT ने मामले की जांच के लिए सहमति मांगी थी और तब यूपी सरकार ने मामले को अदालत में विचाराधीन बताकर किसी और जांच से इनकार कर दिया था। ऐसे में अब जब लखनऊ बेंच का फैसला आ चुका है, IRI एक बार फिर सक्रिय है और उनकी मांग है कि CBI इस मामले की जांच SIT की देखरेख में करे। ये खबर इस समय बड़ी खबर, IRI ने स्वागत किया है लखनऊ बेंच के आदेश का, जिसमें लखनऊ बेंच ने यादव सिंह मामले की CBI जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही IRI ने ये मांग की है कि CBI इस मामले की जांच SIT की निगरानी में करे। आपको बताएं, IRI ने ब्लैक मनी पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस MB शाह की अध्यक्षता में बनाई गई SIT से शिकायत भी की थी और IRI की रिक्वेस्ट पर जस्टिस MB शाह ने मामले की जांच की हामी भरी थी। हालांकि तभी CBDT के चेयरमैन की सलाह पर राज्य सरकार से SIT ने मामले की जांच के लिए सहमति मांगी थी और तब यूपी सरकार ने मामले को अदालत में विचाराधीन बताकर किसी और जांच से इनकार कर दिया था। तो ऐसे में अब जब लखनऊ बेंच का ये फैसला आ चुका है, IRI एक बार फिर सक्रिय है और उनकी मांग है कि CBI इस मामले की जांच SIT की देखरेख में करे। IRI के सदस्य HC पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। पांडे जी, IRI की अब मांग क्या है? एक तरफ तो स्वागत किया है, लेकिन साथ ही मांग भी रखी है कि SIT के अधीन जो जांच करे CBI। इसमें किस तरह की बातें छिपी हुई हैं IRI की, किस तरह की मांग है, मंशा है? नहीं, मुझे लगता है कि SIT के माध्यम से जी जो जांच होगी वो ज्यादा सूक्ष्मता से हो पाएगी, उसकी मॉनिटरिंग जो है और अच्छी हो सकती है और उसमें न्यायालय और बारीकी से नजर रख पाएगा। शेष तो CBI के स्तर पे ढेर सारे मामले बहुत पेंडिंग चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही लगभग 600 मामले CBI के पास हैं आज की डेट में जी। तो इस तरह से अगर SIT का उसमें एक स्पेशल ग्रुप हो जाता है तो और अच्छे से काम कर पाएगा, ऐसा लगता है। क्या CBI को लेकर जिस तरह की बातें कही जाती हैं, राजनीतिक तौर पर जो एक तरह से पूर्वाग्रह की बातें कही जाती हैं, क्या ये सब भी मसला इसके पीछे है? इस कारण से IRI की ये सोच है? आप कहीं न कहीं से देखिए, CBI को अभी तो सर्वोच्च न्यायालय ने, आपने सुना होगा सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी थी उसको जी। एक ऐसे तोते के रूप में, पिजड़े के तोते के रूप में, पंछी के रूप में कहा। तो CBI बार बार राजनीतिक दुरुपयोग की बातें आती रही हैं, लेकिन एक आयाम तो यही है कि जब न्यायालय जिन भी जांचों को मॉनिटर करता है तो जांचें एक समयबद्ध तरीके से चलती हैं, सही दिशा में चलती है जी, और उसमें प्राय तथ्यों से विचलन की संभावनाएं कम रहती है जी। तो मुझे लगता है कि CBI का जो राजनीतिक दुरुपयोग अतीत में हुआ है उस दृष्टि से भी एक एंगल हो सकता है जी। अब तक की जांच से आप कितने संतुष्ट हैं? अभी तो कोई जांच हो ही नहीं रही। अब तो आज इलाहाबाद न्यायिक आयोग की जांच की बात कही गई थी जी। हाँ, तो न्यायिक आयोग की देखिए, ऐसा न्यायिक आयोग पूरा का पूरा वो मामले को रफा दफा करने की दृष्टि से बनाया गया था जी। और जो हाई कोर्ट ने भी बहुत स्पष्ट उस पर टिप्पणी जो किया है कि न्यायिक आयोग, न्यायालय भी संतुष्ट नहीं था। तो मिला जुला करके न्यायिक आयोग तो खाना पूर्ति, ऐसे भी इस देश में जो न्यायिक आयोगों का इतिहास रहा है तो बहुत अच्छा नहीं रहा है जी। तो इस दृष्टि से SIT के मामले से ज्यादा प्रभावी और निष्पक्ष जांच हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है जी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रकाश सिंह IRI के सदस्य जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, अब IRI की मांग किस तरह से है SIT के अधीन इस जांच को आगे बढ़ाने की? जी हाँ, क्योंकि यादव सिंह प्रकरण में अभी तक जो कुछ जांच हुई है, ऐसा लगता है कि हाईएस्ट लेवल से, उच्चतम स्तर से इस पे सब लोग लीपापोती में लगे हुए हैं जी। और ऐसा लगता है कि इनके संबंधित जो भी घोटाले हैं उसमें
सरकार के बड़े बड़े मंत्री और शायद कुछ बड़े बड़े अफसर भी लिप्त पाए जाएंगे, इसलिए सब तरफ से ये प्रयास हो रहा है कि इसमें पर्दाफाश न होने पाए। जी। इसीलिए इसी संदर्भ में इंडिया रिजुविनेशन इनिशिएटिव ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की मांग की है। जी। और ऐसे मामला हाईकोर्ट के सामने भी लंबित है। हाईकोर्ट के आदेश मुझे नहीं मालूम आज कुछ होने वाले थे। जी। और ऐसे जो पहले जो न्यायिक जांच चल रही थी उस पर तो हाईकोर्ट ने भी असंतोष व्यक्त किया कि हम जी जो जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। जी प्रकाश जी, अब सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने, और साफ तौर पर जो आप बात कह रहे थे वो तो कहा ही है, इससे पहले भी फटकार लगाई थी कि ऐसे मामलों में न्यायिक आयोग के गठन का कोई मतलब नहीं था। इसके लिए अब सीबीआई जांच की सिफारिश की और ये कहा जा रहा है कि सरकार इसका परीक्षण करेगी, समीक्षा करेगी आदेश की प्रति लेकर, और उसके बाद फिर आगे के बारे में विचार करेगी कि वो क्या चाहती है। लेकिन एसआईटी से जो मांग की थी आपने जांच की, वो जांच अब आगे बढ़ेगी, सीबीआई उसकी निगरानी में जांच करेगी। इसका एक खाका आप लोगों ने एक तरह से तैयार करके इसकी मांग की है। नहीं, देखिए एसआईटी की जब मांग की थी तब शायद हाईकोर्ट का आदेश नहीं आया था। जी। अब अगर हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है सीबीआई की जांच, तो सीबीआई की जांच ठीक है, अपना वो उससे औचित्यपूर्ण है और मेरे ख्याल से उससे जो हम लोग चाहते हैं वो बात पूरी हो जानी चाहिए। जी। बस अब यही हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीबीआई जांच को बाद में केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से यूपी से हमें कुछ तालमेल बनाना है, इनसे इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग करनी समाजवादी पार्टी, मतलब ऐसी आप कुछ ठिकाना नहीं, राजनीतिक समीकरण किस तरह बनेंगे। और इसलिए आप लोग ये चाहते हैं कि एसआईटी के तहत ये निगरानी में, उसकी निगरानी में सीबीआई की जांच हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी में शिक्षा के नाम पर लूट के कारोबार का खुलासा हुआ है। आजमगढ़ में डीएम के आदेश के बाद हुई जांच में करीब 800 स्कूल बिना मान्यता के पाए गए हैं। मामले का खुलासा होने के बाद जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। नोटिस के बाद जिले के सभी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। डीएम ने कहा कि बिना मान्यता के चलाए जा रहे स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं, ये निजी स्कूल खुद को यूपी बोर्ड और बेसिक शिक्षा विभाग सीबीएसई से मान्यता प्राप्त बताकर छात्रों के परिजनों से फीस के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं, जबकि इन स्कूलों के पास किसी भी बोर्ड की मान्यता नहीं है। ऐसे स्कूल चिन्हित की गई हैं जिनको मान्यता नहीं मिली है, परंतु मौके पर कई सालों से वो चला रहे हैं। डायरेक्टर बेसिक शिक्षा से अनुरोध करके वो भी मान्यता के लिए भी डेट्स खोल दी गई है। उनको निर्देशित किया गया समस्त स्कूल्स को कि जिनको भी मान्यता लेना है वो अभी आवेदन करेंगे और उसके बाद जांच होगी। जितने स्कूल्स को मान्यता मिलने लायक है उनको मान्यता दिया जाएगा और बाकी अन्य स्कूल्स जिनको मान्यता नहीं दी जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको बंद कराई जाएगी। पर अब देखते हैं कुछ खबरें। खबर एक नजर में, वाराणसी के 80 घाट इलाके में एक 2 मंजिला मकान गिर गया जिसमें दबे दो लोगों को समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया। लगातार बारिश हो रही है जिसका असर इस मकान पर देखने को मिला। संभल में दारोगा और 2 सिपाहियों को ड्यूटी से गायब रहना काफी महंगा पड़ गया। एसपी ने दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। कानपुर में पहलावार गांव में बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूट के बाद बुजुर्ग की हत्या कर दी। बुजुर्ग राजेंद्र त्रिवेदी अपने घर में सो रहे थे, तभी अचानक बदमाश घर में घुसे और लूटपाट के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। कानपुर देहात में पुलिस हिरासत से कैदी के फरार होने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। हरदोई से पेशी पर वापस लौटते हुए लल्ला यादव नाम का कैदी पुलिस हिरासत से फरार हो गया था।